नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज प्रयागराज में दौरा। बीजेपी ने शुरू किया विजय बूथ अभियान। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश महोत्सव। मुजफ्फरनगर गठवाला खाप ने किया किसान पंचायत का ऐलान। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रयागराज में दौरा किया है। हाईकोर्ट की 600 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उनके साथ ही मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी कार्यक्रम में मौजूद रही। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां बीजेपी का बूथ अभियान आज से शुरू हो गया है और चुनाव के मद्देनजर बूथ अभियान ये अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने आज से बूथ विजय अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता आलोक वर्मा ने ये जानकारी दी है। यूपी चुनाव के मद्देनजर बूथ अभियान काफी अहम है। इस अभियान के जरिए बीजेपी सत्ता में फिर से वापसी करेगी। चुनाव जीता, हमारी पूरी तैयारी चुनाव जीतने की है। 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज से उत्तर प्रदेश में हमने बूथ अभियान शुरू किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो शक्ति केंद्र प्रभारी हैं उनसे मिल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जो बड़े हमारे नेता हैं वो भी इस अभियान में शामिल होंगे। तो कुल मिला के हमारी कोशिश होगी कि चुनाव तक हमारा हर कार्यकर्ता जनता से मिले, लोगों से मिले, वोटर से मिले और पार्टी अभियान के बारे में उन्हें बताए। पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हम इसी कोशिश में हैं कि हर व्यक्ति इस बात को जाने कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से उनके जीवन को परिवर्तित किया है। विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन नहीं खिसकी तो क्यों जरूरत है अभियान चलाने की। साहब, हम तो लगातार कोशिश करते हैं। विपक्ष को लगता है विपक्ष बौखलाया हुआ है। क्यों बौखलाया हुआ, ये भी सवाल अपने आप में है। जिस तरीके से 2017 से लगातार हमने जीत हासिल की, 2017 के चुनाव में क्या हुआ आपको अच्छी तरीके से याद होगा। जो 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद भी दोनों पार्टियों की कुल मिला के 54 सीटें आई। 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, दोनों दलों की कुल मिला के 15 सीटें आई। अभी जो पंचायत चुनाव हाल में हुआ है उसको विपक्ष कहता था कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में भी हमने बुलंद तरीके से जीत हासिल की। विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है, हमारे जो विरोधी खेमे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2022 एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष परेशान है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारियों में मग्न है, अपनी कोशिशों में लगी हुई है, जो लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे दल, अभी अखिलेश यादव जी ने भी क्या किया, उन्होंने एक मुख्तार अंसारी माफिया के भाई को पार्टी में शामिल किया, अपने सामने शामिल किया। तो कुल मिला के जो विरोधी खेमा हमारा है वो उत्तर प्रदेश को माफिया राज में झोंकना चाहता है। हम उत्तर प्रदेश को बचाने। और अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं लखनऊ से इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। अभिषेक, क्या जानकारी है? बीजेपी ने आज बूथ विजय अभियान की शुरुआत की है। देखिए, बीजेपी के लिए कोई नया अभियान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव हो
या ना हो, उसके बावजूद इस तरह के अभियान शुरू हमेशा उसका अभियान चलता रहता है, क्योंकि वह हमेशा चुनावी मूड में होते हैं। और इसी क्रम में आज 3 बजे वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली से बूथ विजय अभियान नाम देते हुए इस अभियान की शुरुआत की। क्योंकि आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा सबसे बड़ा हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो सत्ता का गलियारा कहा जाता है, जो सत्ता की सीढ़ी कहा जाता है। बीजेपी वहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहती है। जिस आत्मविश्वास के साथ प्रवक्ता आलोक बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभिषेक, इस अभियान को बीजेपी सत्ता में वापसी का अभियान भी मान रही है और लगातार बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये अभियान उनके लिए नया भी नहीं है, लेकिन इसी तरह के अभियान लगातार बीजेपी चलाती रहती है और सत्ता में वापसी का ये रास्ता वो मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए अभिषेक। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लखनऊ से, जहां मिल पा रही है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जल जीवन शक्ति मिशन घोटाले में उन्होंने खुलासा किया था। इस घोटाले का 2021 में यूपी सरकार ने स्वयं राज्य पेयजल स्वास्थ्य मिशन पंजीकृत किया था। क्या यह कोई पंजीकृत संस्था है? इसमें गैर पंजीकृत संस्था के नाम से टेंडर किए गए और करोड़ों की रकम पास की गई है। आखिर गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के काम क्यों किए गए हैं? गाइडलाइन को आगे देखते हुए हरियाणा के अंदर जो SWSM संस्था बनी, उसका बाकायदा पंजीकरण कराया गया है, वो रजिस्टर्ड कराया गया है SWSM को, और इसका पंचकुला का एड्रेस भी दिया गया है। ये कागज भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2012 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। अब आप देखिए कितना बड़ा खेल है। एक नवसत्ता अखबार के पत्रकार हैं संजय श्रीवास्तव, जब उन्होंने RTI के जरिए यह सवाल पूछा कि SWSM राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन क्या एक पंजीकृत संस्था है, तो 24 अगस्त को जवाब दिया गया। 24 अगस्त 2021 को उनको जवाब दिया जाता है कि SWSM राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कोई पंजीकरण संस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर करा दिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए, उसके नियमों को दरकिनार करते हुए बैंक में खाते खुलवा लिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर टेंडर हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां गए? ईडी, सीबीआई सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से, कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। और यूपी के संभल में लोग बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। इस बार कोरोना काल और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मेले का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे लगाते हुए गणेश मंदिर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ का गणेश मेला जो है प्रसिद्ध मेला है, लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए ज़्यादा भीड़ ना हो इसको देखते हुए मेले का तो आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन वैसे पूजा पाठ और ये सब पब्लिक करती है, इसी के मद्देनज़र पुलिस व्यवस्था लगी है, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है,
ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, और अगर कोई हो जाए तो उसको हम रोकने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। कोई असामाजिक तत्व ना आए या कोई हमारे जो धार्मिक जो कार्य हैं उनको करने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये हमारी पुलिस व्यवस्था और फायर सर्विस का यही काम है और यही कर रहे हैं हम। और सुबह से और सब जब तक ये चलता रहेगा हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे। हर साल हम इसी तरीके से पूजन कार्यक्रम करते हैं और गणेश जी बाबा तो सारे जगत की आस्था हैं। उनकी सेवा करने का सौभाग्य हमारे टनाटन परिवार को और हमारे सारे मित्र बांधवों को मिल रहा है। बस यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की और सौभाग्य की बात है। यहाँ पर चंदौसी में सबसे बड़ा मेला गणेश जी बाबा का लगता है, तो इसलिए उस विचारधारा और परंपरा को निभाते हुए हमने कोरोना काल में भी गणेश जी की रथ यात्रा निकाली थी और आज भी निकाल रहे हैं। इसी कारण हमें ये प्रेरणा मिलती है। ये पूर्व में 59 वर्षों से खबर शामली से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामली दौरे की सूचना से पहले ही गंगा यमुना संगम पर जिलाधिकारी ने चल रहे कामों की समीक्षा बैठक की है। शामली के संगम तट का और ज्यादा विकास करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अपने निरीक्षण के दौरान विकासखंड थाना भवन के अंतर्गत आने वाले गंदेवड़ा संगम स्थल को विकसित किए जाने को लेकर संगम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आज संगम स्थल पे मैं और सीडीओ साहब और कई अन्य विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हुए हैं। वर्तमान में जो काम चल रहे हैं, जो सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत है, उनका निरीक्षण किया गया है, काम का स्टेटस देखा गया है। इसके अलावा जो अन्य काम हमको लगे हैं कि और यहाँ पे होने चाहिए, जिससे ये जो स्थल है और ज़्यादा पॉपुलर हो, लोगों को यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिलें, वो हम लोगों ने एक कामों की लिस्ट बनाई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे अन्य विभागों से हम लोग सैंक्शन कराएं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरवन सैनी जुड़ चुके हैं शामली से। सरवन, जो सीएम का ये दौरा है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और आज जो जिलाधिकारी निरीक्षण क्या है, क्या कुछ इसमें हुआ? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शामली में उनका दौरा हो सकता है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जो पीएससी कैंप है कैराना क्षेत्र में बनने वाला है, उसका दौरा जो है निकट भविष्य में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। उसी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। तो उसी को लेकर जो गंगा यमुना तट है उस पर भी जिलाधिकारी पहुंची है, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की है। जो जितने भी कार्यदायी संस्था थी उनके अधिकारियों को बुलाया गया था, उनसे जो काम चल रहे हैं उनके बारे में पूछा गया है। साथ ही निकट भविष्य में इससे ज्यादा जो इसका विकास करने के लिए उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं कि जल्द ही इसका और ज्यादा जो है निकट भविष्य में विकास किया जाएगा। चलिए सरवन, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सीएम के दौरे से पहले जिलाधिकारी, जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है और जो अधूरे कामकाज है उनको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां दुष्कर्म मामले में शिक्षक को उम्र कैद, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली है सजा। उम्र कैद के साथ 5 लाख रुपए अर्थदंड, जुर्माना राशि पीड़ित को देने का आदेश हुआ है। करीब 2.5 साल पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में कोचिंग पढ़ने गई मासूम के साथ एक शिक्षक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रवीण सोनकर ने दुष्कर्मी शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा के साथ 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही जुर्माना की राशि पीड़ितों को दिए जाने का आदेश दिया है। और अगली खबर सहारनपुर से मिल रही है, जहां बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। थाना मिर्जापुर में सैकड़ों महमदपुर के ग्रामीण इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन से स्मैक के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। ये स्मैक कहाँ से हमारे गाँव में स्मैक बड़े स्तर पे आजकल तस्करी हो रही है। हमारे गाँव में हरियाणा, पंजाब, पूरा यूपी में यहीं से सब लेंगे। कौन सा गांव में? महमूद। तो आप लोग क्या चाहते हो? चाहते हैं बंद हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
पुलिस कुछ कर रही है इसमें? ग्रामवासी हम थाने में आए। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस कार्रवाई अभी कर रही है, दबिश भी दे रही है 3-4 दिन से लगातार। थाने में ये है जी, इसमें दिख रही हमारे यहाँ, रुकता कोई है नहीं। 6 तारीख में एक रिपोर्ट दे के थे यहाँ, जिनके नाम थे वो जो बेचने वाले, पुलिस कुछ नहीं कर रही उसमें। कौन सा गांव से है? वहाँ वहीं संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने अपने पिता को 24 घंटे तक कमरे में बंद कर दिया। पीड़ित पिता का आरोप है कि बेटा ने तो उसे खाना दिया और न ही पीने के लिए पानी। पीड़ित का कहना है कि जब छोटे बच्चे ने उसे बंद कमरे से निकाला तो आरोपी बेटे ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। किसने? मुकेश ने। कौन है तुम्हारा मुकेश? अच्छा, तो पहले मारपीट की कभी? कब? कहाँ चोट है तुम्हारे? वो तब चोट लगी ऐसी खुली चोट ना खुली तो मैं कहना करूँगा। अच्छा, वो से मारो खुली लगी। अभी आप कुछ और बता रहे थे, कमरे में बंद करने क्या बता रहे थे? हाँ, घर पे बंद कर दिया था। हाँ, घर का ताज मारो, परसों मारो। अच्छा, तो परसों चोट ना खुली, 16 नंबर में फोन करता हूँ तो पकड़ लाई। अच्छा। और यूपी के बिजनौर में शुक्रवार शाम को खो-खो महिला खिलाड़ी का शव रेलवे स्टेशन के पास पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जिला अस्पताल में भेजा गया है। इस घटना में जीआरपी पुलिस छानबीन में जुटी है। मृतका के परिजनों ने हत्या की तहरीर देते हुए रेप की आशंका भी जताई है। इस घटना को लेकर मुरादाबाद एसपी रेलवे आज बिजनौर रेलवे स्टेशन पहुंचे और मृतक के परिजनों से बातचीत की है। परिजनों की तहरीर के आधार पर जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी ने कहा है कि इस घटना का खुलासा जल्द किया जाएगा। 11:40 पे निकली, हमें पता नहीं था कि मतलब अब आएगी। हमने सोचा फ़ोन ट्राई कर लेते हैं। फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन आ रहा बंद। थोड़ी देर बाद में चाची की चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो तेरी ताई का फ़ोन आया है कि पीछे कोई लड़की पड़ी है वैसी हालत में, बदहोश हालत में। फिर उसके बाद हम सब भाग के आए, हमारे पैरों की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने पूछा बबली है, मैंने कि नहीं है। हम भाग के आए, सब देखा तो वो रेलवे ट्रैक में जो वे पटरियाँ रखी हैं ना, उनके बीच में पड़ी मिली है। गले में दुपट्टा बहुत खींच के किसी ने जैसे गला कस के खींचा हो, उसका निशान भी है। हाथ पे खरोंच के निशान है, जबरदस्ती हुई है उसके साथ। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां गठवाला खाप ने पंचायत का ऐलान किया है। किसानों के मुख्य मुद्दों को लेकर यह पंचायत की जाएगी। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ साबित हो रहा है। फिर चाहे वो कृषि कानून हो या किसानों के लिए मुख्य मुद्दों से लेकर पंचायतों का अभियान, एक के बाद एक किसान संगठन अलग अलग पंचायत कर राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अपना खोया वजूद पाने की होड़ में लगे हैं। अब गठवाला खाप ने भी किसान पंचायत का ऐलान कर दिया है। मीटिंग जो हुई आज ये महापंचायत के लिए किसानों की जो समस्याएं हैं उसको रखने के लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के पास पहुंचाने के लिए ये 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को ये JIC मैदान में मुजफ्फरनगर हमारी मांग जैसे बिजली के बढ़ती दर हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का जो है मतलब कोई वो भी नहीं रेट बढ़ाया जा रहा कई साल से, बछड़ू का है। तो इस तरह की ये 5-4 मांग है हमारी। वो मांग पत्र भी रखा हमारा बना हुआ, यही इसी चीज़ को लेकर के जो है JIC मैदान में जो है पंचायत इस देखिए उसमें शामली और मुजफ्फरनगर सिर्फ इन्हीं दोनों जिलों का आदमी रहेंगे। ये बैठक आज किसानों की समस्या को लेकर हुई है, जिससे कि एक घोषणा की गई है कि 26
सितंबर में GIC मैदान में किसान महापंचायत होगी। जो किसानों की समस्याएं हैं वे सरकार के सामने हम लोग किसान रखेंगे और हमारे गठवाल खाप के जो चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक और हिंद मजदूर किसान समिति के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और आसपास के ज़िलों से इसमें किसान सम्मिलित होंगे। जो 27 तारीख का बंद का आह्वान आप लोग बता रहे हैं उसमें हम कोई साथ नहीं देंगे। हम केवल अपनी मांग रखेंगे। हम जनता को कोई परेशानी का संदेश नहीं देना चाहते। ये पंचायत हमारी बहुत ही अनुशासन में और किसी को भी यातायात में बाधित नहीं करेंगे। और बातचीत करने के लिए अमित जुड़ चुके हैं सीधे मुजफ्फरनगर से। अमित, क्या जानकारी है इसको लेकर? अब एक और पंचायत मुजफ्फरनगर में देखने को मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किसानों के बीच भी जो है लगातार जो है सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो गई है। गठवाला खाप ने जो है किसान महापंचायत का ऐलान किया है, जो आने वाली 26 तारीख को रखा गया है और इसमें जो है किसान अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शामिल क्षेत्र जो कि क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से जो चुनाव की रणनीति तय की जाती है, उसी क्रम में किसानों के जो है यहाँ पंचायत आयोजित होगी आने वाली 26 तारीख को, जिसमें शामली और मुजफ्फरनगर के किसान मौजूद रहेंगे। जो कि विशेष रूप से गठवाला खाप ने जो है इसका ऐलान किया है, जो कि गठवाला खाप की ही अगुवाई में जो है यहाँ पर जो है आने वाले GIC मैदान में, उसी मैदान में जो है पंचायत शुरू होगी, जहाँ पर जो है 5 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई थी। उसी क्रम में जो है यहाँ पर आने वाली 26 तारीख को भी पंचायत शुरू होगी। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार बता रहे थे हमारे संवाददाता कि एक पंचायत के बाद फिर दूसरी पंचायत गठवाला खाप की मुजफ्फरनगर में होगी। 5 सितंबर को भी एक ऐसी ही किसान की महापंचायत हुई थी और अब फिर से एक 26 तारीख में फिर से एक पंचायत देखने को मिलेगी। और खबर हमीरपुर से, जहां यूपी में सपा पार्टी के व्यापार सभा में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उनका समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए बधाई दी है। जिसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। छिपा नहीं है। आज आप GST के ही मामले को देख लीजिए, एक रिकॉर्ड है कि कितने हजार बार इन्होंने किया और आज भी सही नहीं कर पाए। महंगाई देख लीजिए, आज डीजल का देख लीजिए, डीजल है इन्होंने जब इतना महंगा है तो अमूमन है कि आपकी जो वस्तु है गैस में कितनी महंगी हो गई। सब झूठे वादे हैं इनके, मायावी हैं लोग, बातें करते हैं, काम कुछ नहीं होता। आज हम लोग मध्यम क्लास के व्यापारी हैं, आज हम लोग एक सड़क पर खड़े हुए हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास व्यापार नहीं है, यही सब समस्याएं हैं। और कासगंज कोतवाली ढोलना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या की घटना में 2.5 वर्ष से फरार चल रहे एक 25,000 रुपए के इनामी को अब गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किया गया आरोपी जनपद अलीगढ़ का रहने वाला था। एक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो औद्योगिक एरिया है, वहाँ पे एक बियर गोदाम है। वहाँ पे उमेश कुमार नाम के एक सेवानिवृत्त अमीन जो है, वहाँ पे चौकीदार के रूप में वो काम करते थे। उम्र लगभग उनकी 60 वर्ष थी। उनकी सिलेंट किसी भारी भरकम वस्तु से उनके सिर में मार के और बाद में गला रेत के छुरा भोग के उनकी हत्या कर दी गई थी। मौका मुआयना किया गया था, उसमें कई सारे एविडेंसेस हम लोगों ने मौके से कलेक्ट किए थे। हम लोग को ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसका मोबाइल वहाँ से छीना है, वो मोबाइल के आधार पे हम उस व्यक्ति तक कल पहुँचे। मुखबिर की भी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। बाद में उसके साथ साथ अन्य 2 व्यक्ति भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। जिन लोगों ने इनकी हत्या की थी उनका नाम दीपक पुत्र विष्णुदत्त रहने वाला ये जो है ये अलीगढ़ का है। दूसरा सूरज पुत्र विशंबर, ये भी अलीगढ़ का है। और मानसिंह पुत्र प्रेम सिंह, ये भी अलीगढ़ का है। और इनके साथ एक चौथा लड़का था रिंकू, ये अभी फरार चल रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 1 अदद मोटरसाइकिल, 1 तमंचा,
लूटे गए लगभग 6,500 रुपये और एक मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल है, वो प्राप्त हुआ था। इन्होंने ये जो हत्या की है ये पूर्णतः हत्या विद लूट के मकसद से की थी। ये लोग प्लानिंग करके आए थे, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति जो है दीपक, पूर्व में इस गोदाम पे काम करता था। लगभग 4-5 महीने इस व्यक्ति ने इस गोदाम पे काम किया था। तो इसको पता था कि कौन चौकीदार वहाँ पे काम करता है और उसके पास कितने रुपए गोदाम में रखे जाते हैं। सभी चीज़ें जो है वो प्लानिंग के तहत न की गई थी और इसी के चलते चौकीदार की हत्या और लूट का भी इसमें खुलासा किया गया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।